हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2012 के प्राथमिक स्तर के पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्शन के 30 क्वेश्चन जो 2012 में पूछे गए थे। पूरी एनर्जी के साथ दोस्तों पेपर को हल करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन भी ध्यान से देखना, उसके बाद आप लोग सभी जवाब देना। अतः आप सभी अपना अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखेंगे एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन लिखा है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। पहला ऑप्शन दिया है, हो सकता है ये राइट आंसर, लेकिन अभी आप इसको टिक नहीं करेंगे। अगला दिया है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सीटेट ऐसी कोई बात नहीं कहता, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूरा होना या एक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना, ऐसा कोई एनसीएफ पूरा का पूरा जो सीटेट पेडागोजी सेक्शन है ये आपका एनसीएफ पर आधारित है। एनसीएफ ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि जहाँ पे त्रुटि पर ध्यान न दिया जाए या पाठ्यक्रम पूरा ना हो, ऐसी स्थिति पैदा हो, तो ये ऐसे ऑप्शन आपके बिल्कुल एक बार में ही गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। अगला है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो दोस्तों, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका आप सभी समझ गए होंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत समय लगेगा वह शिक्षक को थकाने वाला होगा, ऐसा कोई कुछ भी सीटेट नहीं कहता, ना एनसीएफ बोलता है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्या लिखा है देखेंगे, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन लिखा है कि बच्चों की त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सबसे सटीक ऑप्शन यही है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आप ये समझिए बच्चा गलत नहीं होता है, शिक्षा व्यवस्था फेल होती है। ये ऐसे ऑप्शन अभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर आगे हम लोग करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे कि बच्चा असफल नहीं होता है, व्यवस्था फेल होती है, व्यवस्था असफल होती है। जहाँ पे ऐसे चीज़ होंगी तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे, अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है मेरा विद्यालय, अगला दिया है मेरा परिवार, अगला है मेरा प्रिय मित्र, अगला है मेरा पड़ोस। तो दोस्तों नर्सरी कक्षा का जो बच्चा होगा आप समझते होंगे कि उसकी सामान्यतः न्यूनतम आयु लमसम 4-5 वर्ष होगी। तो नर्सरी कक्षा की शुरुआत के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु या थीम कौन होगी, सबसे अच्छी नर्सरी बच्चे के लिए विषय वस्तु या थीम होगी मेरा परिवार, क्योंकि वो अभी अभी अपने परिवार से ही निकलकर विद्यालय में आया है। तो अगर आप लोग उसे एक टीचर उसे मेरा विद्यालय या मेरे प्रिय मित्र या मेरे पास पड़ोस के बारे में बताएंगे तो बच्चा उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितने बेहतर से वह मेरा परिवार, आप उसके परिवार के बारे में उसको जानकारी देंगे, उसी अकॉर्डिंग उसको टीचिंग कराएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से क्लियर समझेगा। तो आप लोग
समझ गए होंगे कि सबसे अच्छी थीम कौन होगी। इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो मेरा परिवार दिया है वो बिल्कुल अच्छी थीम होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहला है विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आपको तुरंत ऑप्शन पे टिक नहीं करना है। पहले आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। जब आपको लगे कि सबसे बेहतर यही है तभी आप ऑप्शन को टिक करिए। ये एक सीटेट का मंत्र आप समझ लीजिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। ऐसा नहीं आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, बाकी 3 ऑप्शन छोड़ दिए, टिक मार दिया। क्वेश्चन 90% आपका गलत होने की संभावना हो सकती है। देखेंगे ऑप्शन सही है, लेकिन अभी आप टिक ना करिए इसको। देखते हैं अगले ऑप्शन। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन बहुत सही नहीं है जितना ये सही लग रहा है, तो अभी आप इसको भी स्किप कर देंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला ऑप्शन दिया है दोस्तों, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। और आपका ये सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन उससे बेहतर ये लिखा है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। यहाँ इंडिविजुअल बच्चे की बात नहीं हो रही है। एक टीचर अपनी टीचिंग स्किल के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए समान टीचिंग स्किल प्रोवाइड करा रहा है, उसे समान लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर एक बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहा है, सभी बच्चों पे ध्यान दे रहा है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सबसे बेहतर यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा जो बीमारी यहाँ पे लिखी है, खाली स्थान है, ग्रस्त है, वह साकोवाज लिखता है। और मतलब ये साकोवाज लिखता है और न्यूक्लियर को एनक्लेयर में अंतर नहीं कर पाता। मतलब सीकोवाज ये वाली ऐसी समस्या है। तो ये बच्चा किस बीमारी से पीड़ित है, देखेंगे दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए डिस्लेक्सिया आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको बीमारियां पढ़ाई हैं, आप वीडियो देख सकते हैं कि जो पठन विकार संबंधी समस्याएं होती हैं वो डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आती हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। एक चीज़ और दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान रखना, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इनसे क्वेश्चन बनना श्योर है। तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाइए, वहाँ जहाँ पे हम लोग अधिगम क्षमताएं अभी पिछली ही क्लासों में पढ़ी हैं, वो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है समस्या मौलिक होती है, ठीक है। अगला है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तो सामान्यतः वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है, एक समस्या समाधान कोई एक उपागम नहीं हो सकती है। आगे देखेंगे, समस्या केवल एक सिद्धांत पर आधारित होता है। केवल एक सिद्धांत, जहां पे केवल इंडिविजुअल की बात आ जाए वो ऑप्शन आपका बिल्कुल पहले ही आप उसको काट दीजिएगा कि जहां पे केवल की बात आ जाए, बिल्कुल वो एक पर्टिकुलर एक चीज़ की बात कर रहा हो, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल तीसरा वाला गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया। अगला दिया है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी और ये भी, लेकिन समस्या मौलिक होती है, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संबंध में क्या 4 ऑप्शन दिए हैं, आप ध्यान से पढ़ के इसके ऑप्शन फिर लगाइए। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं।
अगला ऑप्शन दिया है, बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन अभी आप, जैसा कि मैंने बताया कि अभी आप इसको सही नहीं मानेंगे जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लेंगे। अगला है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ये भी हो सकता है। अगला है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रतिभाशाली बालक अपने आवश्यकताओं को, अपनी नीड को दृढ़तापूर्वक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो गया, तो इसको आप काट दीजिएगा। अगला है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों से कहीं बेहतर ऑप्शन नंबर डी है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक चीज आप लोग और समझिए कि सीटेट में होता क्या है कि ऑप्शन आपके कहीं कहीं चारों सही होते हैं, कहीं 3 सही होते हैं, कहीं 2 सही होते हैं। आपको हमेशा उसी ऑप्शन को टिक करना है जो उन 2 या 3 से भी बेहतर हो। तो शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऐसी तो कोई, ये भी आपका हो सकता है, लेकिन अगला है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। अगला इस कहीं सबसे बेहतर ये लिखा है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं स्वभाव में अंतर्मुखी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कह सकता कोई कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होता है वो अंतर्मुखी ही होता है या बहिर्मुखी ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि शिक्षकों से पूरी तरीके से स्वतंत्र तो नहीं ही होते हैं। हाँ, स्वतंत्र थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर स्वतंत्रता की बात आएगी तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। उन दोनों ऑप्शनों से बेहतर ये है कि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो कौन कौन से चरण आते हैं यहाँ ऑप्शन में दिए हैं कि कौन सा इसका सही क्रम होगा। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, अगला है प्रतिक्रिया चयन, अगला है श्रेणीकरण, अगला है पूर्व प्रक्रमण। तो दोस्तों देखेंगे इसका सही क्रम क्या होगा। फैक्ट क्वेश्चन है, जब तक आप इसमें फैक्ट नहीं, आप लोगों को जानकारी होगी, नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग अपने विवेक से इसका आंसर दीजिए, आप लोग इसको सही टिक करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज आएगी वो सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व प्रक्रमण, फिर आएगा श्रेणीकरण, फिर आएगा फिर आएगा प्रतिक्रिया चयन, फिर आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो घा गा का खा और का ये दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतः, ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतः कैसे बच्चों में पाई जाती हैं, ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। अगला ऑप्शन दिया है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ जेंडर रूढ़िबद्धता को कभी भी महत्ता नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन आपका, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि यहाँ आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होता है। जैसे मतलब ये हुआ कि लड़कियां इस चीज़ में पीछे हैं, लड़के इस चीज़ में आगे हैं, ऐसी कोई बात जहाँ पे जेंडर की पार्शलिटी हो रही हो, कोई चीज़ ऐसी आपको नहीं टिक करना है, क्योंकि जेंडर रूढ़िबद्धता का ये उदाहरण होगा कि इसीलिए यहाँ की लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ऐसी कोई बात नहीं, लड़कों में भी हो सकती है, लड़कियों में भी हो सकती है। जहाँ पे तुलना हो जाए लड़के और लड़कियों में तो वो ऑप्शन आप 110% पहले ही काट देना। तो आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में के बच्चे होंगे उनमें ही सीखने संबंधी निर्योग्यता होगी। ऐसा भी कुछ नहीं है कि शहर के बच्चे बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे और गाँव के बच्चे बहुत कम होंगे, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने अपने भी समाज में देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, IAS PCS रैंक पे भी हैं। तो ये भी एक जेंडर रूढ़िबद्धता नहीं कहेंगे,
ये भी एक पार्शलिटी है कि हाँ कि शहर के बेहतर होते हैं, गांव के इतने बेहतर नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक, एक मिनट दोस्तों, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। बिल्कुल सही बात होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः किनमें होती हैं कि उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक, यानी कि जिनमें जिन बच्चे के माता पिता पहले मान लो उनमें सीखने संबंधी कोई निर्योग्यता या कोई बीमारी है, तो अगर उनका विकास कम हुआ है तो देखा जाता है कि बच्चों का भी डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जवाब देना। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। ध्यान से देखना एक एक शब्द को। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से उत्तर न मिलने पर वह तुरंत दूसरा प्रश्न, वही प्रश्न नहीं दूसरा प्रश्न मोहन से पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन देखेंगे। पहला है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। अगला ऑप्शन दिया है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही है। अगला ऑप्शन दिया है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला ऑप्शन दिया है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो दोस्तों इसका जो आप ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह पहले राधिका से पूछती है, फिर मोहन से पूछती है। जब मोहन नहीं उस चीज़ का जवाब दे पा रहा है तो वह क्या करती है कि अपने जवाब को बदल देती है। तो वह एक तरीके से मोहन का पक्ष लेकर, क्योंकि वो मोहन का पक्ष ले रही है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में यही लिखा है कि जब मोहन उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है तो वह अपने शब्दों को बदल दे रही है। तो ये क्या है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही, ये भी नहीं होगा। राधिका को किसी उलझन में नहीं डालना चाहती, ये भी नहीं होगा। और इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, जो सीखने के लिए आकलन होता है वो निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसे छोड़कर। मतलब जो आपका सीखने के लिए आकलन होता है वो सारी चीज़ों, कोई 3 ऐसे ऑप्शन होंगे वो आपके सीखने के आकलन में आते होंगे और एक सीखने के आकलन में नहीं आता होगा। तो इसमें आपको निगेटिव ढूंढना है जहां पे ऐसे क्वेश्चन आए सिवाय। आप ध्यान रखना कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, यानी कि कोई 3 ऑप्शन का सीखने के लिए आकलन ध्यान रखता होगा और किसी एक का नहीं रखता होगा। आपको वो चीज़ ढूंढना है। तो देखेंगे, आप उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन दिया है विद्यार्थी की क्षमताएं, सीखने के लिए आकलन, ये भी ध्यान देता है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला है विद्यार्थियों की त्रुटियां। अगला है विद्यार्थी की अधिगम शैली। तो जो दोस्तों सीखने के लिए आकलन होता है वो विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, इन तीनों को ध्यान में रखता है। केवल जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इसमें सीखने के लिए आकलन ये चीज़ ध्यान नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि
यहाँ पे नहीं वाली कोई चीज़ नहीं दी है, लेकिन सीखने के लिए आकलन में आपको निगेटिव ही ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन एक है कि जो सीखने के आकलन में नहीं होता है और बाकी 3 होते हैं। तो जो सीखने के लिए आकलन होता है वो विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियों, विद्यार्थियों की अधिगम शैली, ये तीनों में ध्यान देता है, केवल किसके सिवाय, इसको छोड़कर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पे ये कोई ऐसा ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धन्य परिवार ने गोद लिया, मतलब धनवान परिवार ने गोद लिया जाता है, तथा दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांश के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक माता पिता से पैदा हुए 2 बच्चों को, एक को किसी धनवान परिवार ने गोद ले लिया और एक को किसी निर्धन परिवार ने गोद ले लिया, और 1 वर्ष बाद देखा जाता है कि उनके बुद्धि लब्धांश में सबसे ज़्यादा क्या होने की संभावना है। तो आप लोग इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हैं, उसके बाद इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन दिया है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। अगला है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ज़्यादा प्राप्त करेगा वो कम प्राप्त करेगा, ऐसा अभी आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगला है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांश को प्रभावित नहीं करता। अगला ऑप्शन है, एक मिनट दोस्तों, अगला है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा इसकी तरीके से। और या ये है कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी संभव नहीं है। ऑप्शन आप सभी लोग देखे होंगे, कितना सही ऑप्शन ये लग रहा है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांश को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल राइट बात लिखी है, क्योंकि चाहे वो धनी परिवार से हो चाहे वो निर्धन परिवार से हो, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसके बुद्धि लब्धांश यानी कि आईक्यू को कि किसके इस बच्चे के इतनी आईक्यू है, इस बच्चे की इतनी आईक्यू हो जाएगी, तो इस चीज को कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक बच्चे को निर्धन परिवार ने गोद लिया, एक को धनी परिवार ने गोद लिया, तो 1 वर्ष बाद देखा जाएगा कि उनके बुद्धि लब्धांश पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांश को प्रभावित नहीं करता, यानी कि बच्चा चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर उसके आईक्यू पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, इसमें होगा कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है होगा, सही कर लेना। तो पहला है दौड़ना, फिर है चढ़ना, फिर है फुदकना, अगला है लिखना। तो दोस्तों आपका दौड़ना, चढ़ना, लिखना, ये तीनों आपके सूक्ष्म गतिक कौशल में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कौन सा नहीं है, तो लिखना जो होता है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं होगा, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेना, एक बार फिर मैं रिपीट करे दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ये लिखा था क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण कौन कौन से होंगे। सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, ये तीनों आते हैं, और जो लिखना होता है ये सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, बहुत ही सही है। वाइगोस्की का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए ये तीनों सिद्धांत बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इनके तीनों सिद्धांत आपके पैडागॉजी सेक्शन के प्रश्न बहुत, मतलब आप इनकी थ्योरी अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके जो पैडागॉजी सेक्शन 50% आता है 75+ नंबर का, तो वहाँ पे पैडागॉजी सेक्शन में आप बेहतर करेंगे। तो जो वाइगोस्की का सिद्धांत है वो
वाइगोस्की का सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना। अगला है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांश से कम होता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला है सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा? क्योंकि वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। इन्होंने समाज को ज़्यादा महत्ता दी है कि बच्चा अगर समाज के साथ इंटरेक्ट होगा जितना अच्छा, उतने ही बेहतर वो सीख पाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, मतलब तो इसमें वाइगोस्की की थ्योरी क्या कहती है, इनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बोला है कि बच्चा समाज के साथ, दूसरों के साथ जितना उठेगा बैठेगा, जितना मिलेगा, अपने आस पड़ोस की जितनी चीज़ें देखेगा, उसमें वो बेहतर सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनके सिद्धांत की ही बात है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। आप समस्या समाधान से ना घबराइए, सहयोगात्मक यानी कि जहां पे किसी के साथ इंटरेक्ट होने की बात हो रही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, देखेंगे 3 ये क्यों नहीं होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, तो व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना ये ऐसा वाइगोस्की का सिद्धांत या कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं करता, कहता है कि किसी विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार दिया जाए या व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाए। तो ये ऑप्शन क्या वाइगोस्की का सिद्धांत, यहाँ तो मान लो थिंकर का नाम ही पूछ दिया है मनोवैज्ञानिक का, लेकिन ये ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक नहीं कहता है। अगला है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, यह भी पूर्णतः गलत हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सोच के देखिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बच्चे की कोई सहायता नहीं करनी चाहिए, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो दोस्तों आप इस ऑप्शन को लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी वाइगोस्की का कोई सिद्धांत नहीं कहता है। आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, प्रश्न को देखेंगे और अच्छे से ऑप्शन को पढ़ के अगर जवाब देंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो डी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोस्की की थ्योरी मैं एक बार फिर रिपीट करे दे रहा हूं कि जो वाइगोस्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। वाइगोस्की जी ने क्या कहा है कि बच्चा समाज के साथ जितना इंटरेक्ट होगा उतने ही बेहतर से वो सीख पाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर होते हैं वो खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन देखेंगे, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला है किशोर से मतलब मीन्स आप यही लगा लीजिए कि किशोरावस्था में वो होगा, 18 वर्ष की आयु के नियर अबाउट होगा। तो 18 वर्ष की आयु आप सभी जानते होंगे कि स्टेनले हॉल जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस एज को तूफान और संघर्ष की अवस्था बताया है। तो किशोर के संबंध में क्या अनुभव कर सकते हैं, जो किशोर होते हैं जो 18 वर्ष के नियर अबाउट के होते हैं वो क्या अनुभव कर सकते हैं, ये आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन दिया है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगला है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आत्मसिद्धि का भाव तो हो ही नहीं सकता किशोरों में, क्योंकि आत्मसिद्धि का जो भाव होता है वो 25+ एज के बाद होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है जीवन के बारे में परितृप्ति का भाव, ये भी किशोरों में नहीं होगा। इनके अंदर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो आपके किशोरावस्था वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार वाला अनुभव करते हैं। वो दुश्चिंता अपनी चिंता में रहते हैं और स्वयं के प्रति सरोकार, अपने आप को कि क्या करना चाहिए जिससे लोग हमारी बड़ाई करें, जिससे लोग हमको बेहतर समझे, इसके बारे में वो ज़्यादा समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं उनमें सामान्यता क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है डिस्थीमिया,
अगला ऑप्शन दिया है डिसकैलकुलिया, अगला ऑप्शन दिया है डिसलेक्सिया, अगला है डिस्ग्राफिया। तो दोस्तों थोड़ा सा फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी डिस्ग्राफिया बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यता होता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया। यहाँ पे इसलिए सही होगा क्योंकि या डिस्ग्राफिया मीन्स होता क्या है, डिस्ग्राफिया एक ऐसी अक्षमता है जिसके अंतर्गत लेखन संबंधी, डिस्ग्राफिया के अंतर्गत लेखन संबंधी समस्या होती है। तो लेखन संबंधी जो समस्या होती है तो वो कोई शारीरिक अक्षमता नहीं मानी जाती है। लेकिन और जो डिसलेक्सिया आप पढ़ रहे हैं, रुक रुक के पढ़ रहे हैं, डिस्कैलकुलिया जो गणित संबंधी विकार होता है ये भी नहीं होगा। डिस्थीमिया तो एक प्रकार की शारीरिक बीमारी ही है, ये भी नहीं होगा। तो जो डिस्ग्राफिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्रम प्रभावी होता है। जो आंशिक पुनर्बलन होता है, आंशिक पुनर्बलन मतलब जो टुकड़ों में दिया जाए, समय समय पर जो थोड़े थोड़े करके दिया जाए। जैसे आपने बच्चे से बोला कि आप 1 किलोमीटर की रेस करिए और 1 किलोमीटर की रेस में आप 100 मीटर पे आप उसको स्टिमुलस कुछ भी तरीके से आंशिक पुनर्बलन दे सकते हैं, तो वो 1 किलोमीटर बहुत आसानी से दौड़ जाएगा। और आंशिक पुनर्बलन बेहतर भी माना जाता है कक्षा शिक्षण के दौरान, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंशिक पुनर्बलन के संबंध में ऑप्शन देखेंगे, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्रम प्रभावी होता है। अगला है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अगला है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। अगला है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों आपका जो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सतत पुनर्बलन क्या होता है कि आप पूरी तरीके से, मतलब बच्चा अगर आप बोले कि कोई पाठ दिया आपने, उसको बच्चे ने तैयार करके सुना दिया, सुनाने के बाद उसको आप क्या करते हैं कि पूरी तरीके से जो कुछ भी इनाम होता है संपूर्ण सतत मतलब संपूर्ण तरीके से उसको पुनर्बलन दे देते हैं। तो ये पुनर्बलन सही नहीं माना जाता है। कक्षा कक्ष में आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आपका है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जो आंशिक पुनर्बलन होता है आपका, ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले में क्या दिया है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अगला है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है पशुओं को प्रशिक्षित करने का सर्वाधिक कार्य करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फैक्ट आप ये याद रखिए, आप लोग ये इसको पहला वाला ऑप्शन सही मार सकते हैं, ये दो तो आप वैसे ही काट देंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए मेरी, कि जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक अच्छा माना जाता है कक्षा कक्ष में। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना कि आंशिक पुनर्बलन बेहतर होता है और सतत पुनर्बलन उतना बेहतर नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय है, वो शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। पहला है अनुशासित स्वभाव, अगला है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, अगला है प्रशिक्षण करने की प्रवृत्ति, अगला है तीसरा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, अगला डी है स्मृति। तो दोस्तों जो सशक्त विद्यालय है ये अपने शिक्षकों के, जो ऑप्शन नंबर बी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फैक्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस चीज पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखना, पेडागॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, ऑप्शन पढ़ेंगे देखेंगे, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। तो दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या, अगला ऑप्शन क्या दिया है,
अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहुसंदर्भों के अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यक्रम में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों से अभिभूत होने की कम संभावना होती है। और जो अगला आपका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहुसंदर्भों में अनुप्रयोग करने के सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। जहां ऐसी बात हो कि बच्चे को किसी चीज़ के सामान्यतः अवसर दिए जाएं पूरी तरीके से कि वो किसी भी वर्क करने को, चाहे वो दत्त कार्य हो या सामूहिक गतिविधियां हो, अगर उसको अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपके ये तीनों सही हैं, लेकिन कहीं बेहतर ये ऑप्शन है। क्यों बेहतर है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ विद्यार्थी को सीधा सीधा इंटरेक्ट किया जाता है, विद्यार्थी को सीधा बताया जाता है कि उसे अवसर दिए जा रहे हैं, न कि आपको अपने पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में कोई परिवर्तन करने से। ऑप्शन आपके तीनों सही हैं, लेकिन जहाँ पे विद्यार्थी को ज़्यादा बोध किया जाता है, क्योंकि अपने यहाँ की जो शिक्षा है ये बाल केंद्रित शिक्षा है, जहाँ बालक को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने पर बल दिया जाएगा, वो चीज़ आपकी बिल्कुल सही मानी जाती है। तो यहाँ पे बालक को अवसर दिए जा रहे हैं, विद्यार्थी को अवसर दिए जा रहे हैं, न कि आपको विषय वस्तु में चेंज करना पड़ रहा है, ना ही आपको अपनी दत्त कार्य या गतिविधियों में चेंज करना पड़ा है। यहाँ विद्यार्थी सीधा उसी कार्य को कर रहा है। तो इस चीज़ में आपका ऑप्शन नंबर बी इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वे शिक्षार्थी जो संवर्धित ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। पहला है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, अगला है निष्पादन परिहार अभिविन्यास, अगला है कार्य परिहार अभिविन्यास, अगला है नैपुणता अभिविन्यास। तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। फैक्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो इसमें भी आपको निगेटिव ढूंढना है कि कौन सा निगेटिव होगा। पहला है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराए, अगला है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करेंगे, अगला है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराएंगे, अगला है मुक्त खेल के लिए समय देंगे। तो दोस्तों आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ भी विद्यार्थी उसी कार्य को कर रहा है, बच्चा उसी चीज़ को कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ सही हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन में असीमित अवसर उपलब्ध कराएं, ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ये क्यों सही नहीं माना गया? क्योंकि उससे कहीं बेहतर ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जब विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करेगा, जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने पर ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फैक्ट क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो दोस्तों भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन नंबर बी स्वनिम है। ऑप्शन नंबर बी स्वनिम होगी। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, पहले क्वेश्चन पूछते थे, अब नहीं आता है इतना। प्रीवियस ईयरों में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आप लोग ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? स्वनिम। फैक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। बहुविध सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, जो बहुविध सिद्धांत है ये सभी चीज़ों के निहितार्थ देता है सिवाय कि एक ऑप्शन छोड़ के, यानी कि इसमें भी आपको निगेटिव आंसर देना है कि निगेटिव इसमें से गलत कौन होगा, बहुबुद्धिक सिद्धांत के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा।
तो देखेंगे, जैसा कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊं, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है ये हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसमें हार्वर्ड गार्डनर ने 10 प्रकार की बुद्धि बताई कि इसीलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का जो नाम दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। और एक चीज़, सीटेट के पेडागोजी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्शन में बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि हार्वर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन 110% हर वर्ष आता है, अब की बार भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग देखना, ऑप्शन दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, पहला ऑप्शन दिया है ये। अगला ऑप्शन इसमें दिया है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। अगला है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन दिया है विषयों के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या है देखेंगे तो आपका ये भी सही हो जाएगा। विविध तरीकों से सीखने के लिए आकलन किया जा सकता है, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर ने 10 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, तो ये वाला भी आपका सही होगा और बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत सही होगा। और वैसे ऑप्शन नहीं सही होगा, ध्यान देना। अगला है ये वाला भी आपका बिल्कुल सही हो गया, विषय के विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे बहुबुद्धि सिद्धांत है तो विषय को विभिन्न तरीके से भाई प्रस्तुत ही करेंगे, क्योंकि हर एक बालक की एक ही बुद्धि नहीं होगी या एक ही मस्तिष्क नहीं होगा, वो अलग अलग तरीके से उस चीज़ को डिफाइन करेगा। तो दोस्तों अगला इसमें है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये भी बहुबुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, तो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत ये वाली बात नहीं आती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सीखने के लिए अधिकतम अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। और दूसरा ऑप्शन दिया है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सही हो सकता है। अगला है बाह्य कारक, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सीखने के लिए जो अधिकतम अभिप्रेरित करता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, जब बच्चे की स्वयं की संतुष्टि होगी कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, तो उस चीज़ को वो बेहतर तरीके से करेगा। और जब उसके स्वयं व्यक्तिगत रूप से जो अभिप्रेरित होगा बच्चा, तो उसे सीखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपका इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत संतुष्टि जो होगी, जिस बच्चे के अंदर व्यक्तिगत संतुष्टि होगी वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएगा और पढ़ाई के क्षेत्र में वो और बेहतर कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। जो बुद्धि लब्धांश होते हैं वो सामान्यतः किस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, उच्च। ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धांक जो होते हैं सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ये IQ से है, देखेंगे लगाने वाला क्वेश्चन है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि यानी कि IQ परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। देखेंगे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था IQ का फार्मूला क्या होता है। IQ का होता है फार्मूला मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 दिया क्या है 16 वर्षीय बच्चा, यानी कि वास्तविक एज उसकी 16 ईयर दी है और IQ कितना बता रहे हैं 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु पूछ रहे हैं। फार्मूला ये हो गया, ध्यान से आप लगाना, नोट कर लेना।
तो अब देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। 75 हो गया IQ इक्वल टू मानसिक आयु पूछ रहा है, तो मानसिक आयु ऊपर हो गया, मानसिक आयु यानी कि MA, और वास्तविक आयु कितनी दी है 16 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, MA बराबर कितना निकल के आएगा, MA बराबर क्या निकल के आएगा देखेंगे, मानसिक आयु या MA बराबर निकल के आएगा आपका 75 इंटू 16 अपान 100, ये आएगा 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 आया, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 यानी कि 4 तियाँ 12। आपका जो मानसिक आयु यानी कि MA आया ये कितना आया 12। 12 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान का फिर खाली स्थान जरूरत होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपका ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। देखेंगे, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय यहां पे हो जाएगा विद्यार्थियों का समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी है। इसमें अन्य शिक्षकों का समावेशन नहीं होगा, अभिभावकों का समावेशन भी नहीं होगा, विद्यार्थियों को बहिष्कार तो कतई नहीं होगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करने में विद्यार्थियों का समायोजन होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, इसमें भी यही लिखा है, सफल समावेशन में निम्नलिखित की आवश्यकताएं होती हैं सिवाय, यानी कि सफल समावेशन में कोई 3 चीजें आएंगी और एक चीज नहीं आएगी। तो इसमें क्या होगा, संवेदनशील बनना और पृथक्करण और अभिभावकों की भागीदारी, अगला है क्षमता संवर्धन। तो दोस्तों जो सफल समायोजन होता है, सफल समायोजन के अंतर्गत संवेदनशील बनना ये भी आता है और क्षमता संवर्धन ये भी आता है। समावेशन की बात हो रही, मिलने की बात हो रही है और सफल समावेशन की बात हो रही है, तो इसमें संवेदनशील बनना ये भी होगा, अभिभावकों की भागीदारी भी होगी और क्षमता संवर्धन भी होगा। सफल समायोजन के अंतर्गत पृथक्करण जैसी कोई बात नहीं होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जहां पे ये आए सिवाय, यानी कि ये इस चीज में आपको निगेटिव ढूंढना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन जब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर देने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर देखेंगे, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि सफल सिवाय यानी कि एक को छोड़कर, यानी कि सफल समावेशन के अंतर्गत संवेदनशील बनना ये भी आता है, अभिभावकों की भागीदारी ये भी आता है और क्षमता संवर्धन ये भी आता है। कौन चीज नहीं आती है, पृथक्करण। तो इसलिए ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। जो विद्यालय के अंदर जेंडर रूढ़िबद्धता होती है उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जेंडर रूढ़िबद्धता से भी एक क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन है वहां से, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, पहला ऑप्शन दिया है। अगला है ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर B है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। गलत, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है कि महिला और पुरुष बिल्कुल समान संख्या में आप भर्ती करेंगे उस जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। यानी कि यहाँ पे अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फिर जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला है, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना। ऐसी भी कोई बात एनसीएफ नहीं कहता है कि कोई किसी के लिए कोई नियम बनाए जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए और उसका बिल्कुल नियम रेगुलेशन रखा जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना चाहिए। ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि लड़कियों की अपेक्षा यहाँ लड़कों का चयन कर रहे हैं। तो एक तरीके से हो तो जेंडर रूढ़िबद्धता ही गई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर A दिया है कि कौन सा सबसे सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर A आप लोग पढ़िए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी।
और आपने अधिक से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे। आप अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। अगला है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। अगला है यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। और अगला ऑप्शन दिया है यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम क्वेश्चन है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए, यानी कि विद्यालय में वंचित बच्चों की नियमित उपस्थिति हो तो वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही तरीका होगा। सॉरी दोस्तों, कौन सा सबसे सही तरीका होगा। पहला है आवासीय विद्यालय खोलना, इसमें पहला है आवासीय विद्यालय खोलना। अगला ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वंचित बालकों विद्यालय में आए, उनके प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। तो अगला है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे तो बच्चे और नहीं स्कूल आएंगे। अगला है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ऐसी भी कोई बात नहीं होगी कि एक दिन लेके आ जाएगा घर से, 2 दिन लेकर आ जाएगा, लेकिन डेली से लेकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब तक वंचित बालक पृष्ठभूमि वाले बच्चे हों या कोई अन्य पृष्ठभूमि के बच्चे हों, जब तक जैसा कि मैंने बताया कि उनके अभिभावक बेहतर नहीं होंगे। दूसरी बात, जब बच्चा स्वयं से अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक संभव नहीं है कि उसे पढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए उन्हें प्रतिदिन 5 रुपये देना। ऐसी भी कोई बात एनसीएफ नहीं करता है कि उनको आप 5 रुपये 10 रुपये टॉफी और ये सब दे रहे हैं, कि ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका लिखा है आवासीय विद्यालय खोलना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वंचित बालकों के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया उनकी IQ नहीं कम होती है, वो पढ़ने में भी कमजोर नहीं होते। कोई कारण रहता है कि शायद उनके आसपास विद्यालय ना हो, इसलिए वो विद्यालय आने में असमर्थ रहते हों, या उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उतनी अच्छी ना हो कि वो फीस एफर्ड कर सके, इसलिए वो विद्यालय ना आते हों। तो ऐसा हो, इसलिए ऐसे बच्चों के लिए अगर आप आवासीय विद्यालय, निःशुल्क विद्यालय खोलेंगे, सरकार करेगी, तो वंचित बालक विद्यालय आएंगे और पढ़ेंगे, बेहतर भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। ये दंड अपराध वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, और बच्चों द्वारा एकत्रित कोई एक ये लगाना ये भी गलत हो जाएगा, 5 रुपये देना ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये 3 आपके गलत हो गए, तो बचा कौन? ये वाला। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप सभी ने 25 प्लस स्कोर सभी ने किया होगा। आप अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट नहीं कहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास SD सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका पेपर सीटेट का 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करिए। बाकी हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर और अभी ये हिंदी के हैं आगे, सॉरी दोस्तों अभी ये CDP का सेक्शन है, अभी हिंदी के जो पेडागॉजी सेक्शन होगा वो भी हम आप लोगों को हल कराएंगे, और जो EVS का सेक्शन होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़िए, लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।